आपने बुलाया। ये जो अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, उसमें कोविंद जी की कमेटी एक बिठाई गई थी पिछले साल, उनकी रिपोर्ट आई थी और बीजेपी को लगा कि उनको फायदा होगा वन नेशन वन टैक्स से, कि जब इलेक्शन स्टेट असेंबलीज के लिए और जो नेशनल इलेक्शन के लिए दोनों साथ होंगे, तो उनको लगता है कि नेशनल इलेक्शन में मोदी जी का नाम चलता है तो वो स्टेट असेंबली इलेक्शन में भी चल जाएगा। इसीलिए उनको लगा कि ये वन नेशन वन इलेक्शन उनको फायदेमंद रहेगा। दूसरी बात, उनको लगा कि इसके चलते हुए वो अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये दो बातें मुझे लगी जिससे ये है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का जो मतलब है वो ये है कि हमारी डेमोक्रेसी में किस तरह से हम चुनाव में अपने प्रतिनिधि को चुने। तो अभी अगर आप देखें तो हमारे जो इलेक्शन है उनमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। मैंने अनुमान लगाया कि एक जो नेशनल इलेक्शन हुआ उसमें करीब 1 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ। तो ये 300 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था में 0.33% ही खर्च हुआ। तो ऐसा नहीं कि इलेक्शन में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, ये लोगों का अनुमान है कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, बर्बादी होती है। तो इसके जो इलेक्शन होते हैं इसके दो कॉस्ट होते हैं, एक तो डायरेक्ट कॉस्ट होता है और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब कि इलेक्शन पे कितना खर्चा हुआ। तो इलेक्शन पे डायरेक्टली तो 0.33% ही खर्च हुआ, और अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट भी ले लें तो ये कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में बाधा आती है, क्योंकि जब इलेक्शन के पहले आप पॉलिसी नहीं अनाउंस कर सकते और बार बार जो इलेक्शन होता है तो फिर पॉलिसी जो ठीक से लागू नहीं हो पाती है, तो उसको वो इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। तो मैंने अनुमान लगाया कि अगर सारे जो सब्सिडी दी जा रही है लोगों को या जो भी अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं गैस के वगैरह वगैरह, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2% खर्चा जीडीपी का आता है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खर्चा इसमें आ रहा है इलेक्शंस में। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हमारा जो इलेक्शन है उसमें लोगों को क्या उनका रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो यहाँ पे क्योंकि खर्चा जो होता है उसके लिए बड़े बड़े जो दिग्गज होते हैं वो पैसा देते हैं पार्टियों को और फिर पार्टियों से काम कराते हैं। तो मैंने अपने जो किताब काले धन की अर्थव्यवस्था की किताब में जो 14 एमपी से बात की जो सक्सेसफुल हुए थे 1990 इलेक्शन में, और मैंने उनका खर्चा जो जोड़ा और मैंने देखा कि जो उन्होंने जो खर्चा किया, वो जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट उसमें 15 लाख की थी, उससे 8 गुना ज़्यादा उन्होंने खर्चा किया एवरेज में। तो अगर ये भी मान लें कि वो खर्चा ज़्यादा हो रहा है, पर उससे फ़ायदा ये होता है कि जो रूलिंग पार्टी है उसको जनता को फेस करना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है कि वो वही पॉलिसी लगाती है जो वेस्टेड इंटरेस्ट चाहते हैं, तो वेस्टेड इंटरेस्ट की सरकार बन जाती है जब उनको इलेक्शन फेस नहीं करना पड़ता। और इसका एक बड़ा उदाहरण है कि 1992-93 में, उस समय जब जो नई आर्थिक नीतियां आई थी, तो एक पर्चा लिखा था मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने। उन्होंने कहा था कि पहले 2.5 साल में सरकार जो मर्जी करना चाहे कर ले, और उसके बाद बाकी जो 2.5 साल में फिर जो जनता के जो लिए है वो कार्यक्रम करे। तो ये हमने देखा है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उनके लिए एक्चुअली सरकार रन करती है, लेकिन जब जो सरकार को जो फेस करना पड़ता है पब्लिक को, तो उनको अकाउंटेबल होना पड़ता है। तो इसलिए जो डायरेक्ट कॉस्ट है उससे ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है कि डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है। जब डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है इलेक्शन के द्वारा, तो उसका जो फायदा होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो इलेक्शन होते रहें, अगर हर साल होते रहें, हर साल में 2-3-4 इलेक्शन होते रहें, तो सरकार जवाबदेही उसकी बनी रहेगी। और बिना अकाउंटेबिलिटी के डेमोक्रेसी नहीं चल सकती है, क्योंकि अभी हो ये गया है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सब जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनसे पैसा लेती हैं और उनका जो कार्य है वो करना उनको जो पड़ता है। अभी हम लोग जो 2021-22 के इलेक्शन के पहले कुछ पार्टियों ने हम लोगों को कहा था कि आप हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग में मदद कीजिए। तो हम लोगों ने जब उनको बताया कि ये नीतियां हैं जो लॉन्ग टर्म में जनता के फायदे की रहेंगी, देश के फायदे की रहेंगी, तो उन्होंने कहा नहीं, आप ये बताइए कि आज हम क्या दे सकते हैं पब्लिक को, आज हम क्या चीज मुफ्त में दे सकते हैं, क्योंकि जनता आज विश्वास नहीं करती पॉलिटिकल पार्टीज पे, पॉलिटिकल लीडर्स पे। उनको ये दिखाना पड़ता है कि आज हम कुछ दे रहे हैं। तो इसलिए जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कमजोर हो गया है, और उसके चलते डेमोक्रेसी कमजोर हो जाती है। और जब डेमोक्रेसी कमजोर हो जाती है तो उसका नुकसान देश को भुगतना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो देश की जो नीतियां हैं वो सारी वेस्टेड इंटरेस्ट की नीतियां चलती हैं और उससे जो जनता है उसको फायदा नहीं होता। इसलिए मेरा मानना है कि इलेक्शन होते रहें तो उससे जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रेंथन होगी। ऐसा नहीं कि जो सारा करप्शन एक साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगी तो वो जो करप्शन जो है वो कम होगा,
अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होगी और उससे फिर देश को फ़ायदा होगा। इसलिए मेरा मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन एक्चुअली डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने का एक ज़रिया है, जिससे कि वेस्टेड इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट है वो सर्व हो जाए। और उसमें खास करके एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार जी की बात जहाँ से शुरू हुई और अरविंद जी जहाँ से बात खत्म किए, उसमें एक चीज तो देखिए साफ है कि यह सरकार जुमला और शिगुफों की सरकार है। इसके पास जनहित के लिए जनता के मुद्दे तो इसके पास है नहीं, भावनाओं का दोहन कर ख्याल करती है। और अब 10 साल में इसकी पूरी पोल पट्टी गई है खुल। अब क्या कर रही है साहब कि इसको एन केन प्रकारेण अपने मित्रों को सत्ता का लाभ दिलाने के लिए इनको एन केन प्रकारेण सत्ता पर काबिज रहना है। अब उसके लिए अब जो इनका अंतिम विकल्प है ये है कि हम किस तरीके से चुनावी प्रक्रिया को ही हस्तगत कर लें। उसके चलते चुनाव संचालन करने की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। और चुनाव आयोग का भी क्या अब आप निजीकरण करना चाह रहे हैं, निजीकरण करने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ऐसा है कि चुनाव आयोग के पास दो तरह के कर्मचारी होते हैं। चुनाव आयोग के कर्मचारी अस्थायी नहीं होते हैं। जो उसका चुनाव आयोग अधिकारी होता है, चुनाव आयोग का जो अधिकारी होता है वही खाली उसके अस्थायी होते हैं। और कुछ चुनिंदा लोग हर जिलों में रहते हैं जो कि साल भर तक बने अस्थायी कर्मचारी हैं। लेकिन चुनाव के समय में जितने कर्मचारी चाहिए उतने कर्मचारी न तो चुनाव आयोग के पास है, तो ये लोग क्या करते हैं कि सरकार से एडॉप्ट करते हैं चुनावी कर्मचारी। और आज की तारीख में 10 सालों में ये सरकार की भी इतनी स्थिति कर दिए हैं कि अब सरकार के पास भी वो कर्मचारी नहीं, अगर सारे कर्मचारियों को लगा दे तो भी वो चुनाव वो संचालन नहीं करा सकती है। सरकार अपनी सारी संस्थाओं को जो व्यक्तिगत करती जा रही है, निजी हाथों में अपना देती जा रही है, अपनी संस्थाओं को ध्वस्त करती जा रही है। इसके पास स्कूल खत्म है, इसके पास अस्पताल करने में सब है। तो चुनाव कराने के लिए जो बूथिंग एजेंट होता है, पोल जो होता है, ये जो बूथ बनता है, वो भी इनके पास नहीं है। तो हर हालत में अब इनको प्राइवेट लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है। और आने वाले दिनों में अगर इनकी यही स्थिति रही तो चुनाव कराने के लिए, और अगर एक साथ अगर चुनाव कराते हैं तो इनको सरकारी उपक्रम से अलग हट करके उनको निजी एजेंसियों को आत्मगत करना होगा, उनको ग्रहण करना होगा। आज की तारीख में भी चुनाव के तमाम बूथ व्यक्तिगत प्राइवेट स्कूलों में लगते हैं, प्राइवेट घरों में भी लगते हैं बूथ। ऐसी हालत में जो लोकतंत्र की पहली शर्त है कि पारदर्शी हो और विश्वसनीय हो, तो वह पारदर्शिता, वह विश्वसनीयता आपके पास कहां रहेगी। और हमेशा 3 तरह के आपने चुनाव होते हैं। आप एक नेशन वन इलेक्शन आप करा ही नहीं सकते हैं। आपके संविधान में व्यवस्था है कि आपके यहाँ विधान परिषद भी है। विधान परिषद में हर 2 साल के बाद चुनाव होना ही होना है, वोट होना ही होना है। आप उसको कैसे टाल दोगे। और आपके यहाँ तमाम दिक्कतें आएंगी विधान परिषद में, ये विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराने में। उसके बाद स्थानीय निकायों का चुनाव आप कैसे कराएंगे, आप उनके साथ कराएंगे। स्थानीय निकायों के चुनाव में गांव की अपनी समस्या होती है, अपनी प्रॉब्लम होती है, जिले का अपना होता है, नगर का अपना होता है, उनको आप कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे करेंगे। और विधानसभा की स्थिति दूसरी होती है, लोकसभा की स्थिति दूसरी होती है। तो कुल जोड़ा करके आज की तारीख में ये चूंकि बौखलाए हुए हैं, इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, इनके पास कुछ करने के लिए नहीं है। 10 साल की उपलब्धि ये कह रहे थे कि हमने 370 हटा करके और ये कश्मीर को हमने एकदम से स्वर्ग बना दिया है। और स्थिति यह है कि कश्मीर में लोकसभा चुनाव में भी इनको कैंडिडेट नहीं मिला, विधानसभा चुनाव में भी इनको कैंडिडेट नहीं मिला, ये कहीं खड़ा होने की स्थिति में नहीं है। हरियाणा जो उनका सत्ता है जहां पर उनकी, वहां पर इनकी स्थिति नहीं बन रही है कि ये यहाँ आकर के माने इनके कैंडिडेट गांव में घुस नहीं पा रहे हैं, अपने क्षेत्र में जा नहीं पा रहे हैं, जनता प्रबल विरोध कर रही है। और अपने प्रधानमंत्री जी सारा लाव लश्कर लेकर के, गृह मंत्री सारा लाव लश्कर लेकर के आते हैं और अब तो इनके टेंट और पंडाल भी छोटे अपना सिकुड़ते जा रहे हैं। और अंत में हमको लग रहा है कि अभी लोग खाली प्रेस स्टेटमेंट से ही काम करें। हाँ, इनके विज्ञापन चल रहे हैं, अपना विज्ञापन खाली आ रहा है। और उसके बाद एक चीज ये है कि इन सारी चीजों के बावजूद अगर हम देखें, अगर रोजगार की दृष्टि से, तो रोजगार तो आपने सब खत्म कर दिया है। एकमात्र चुनाव ऐसा रह गया है कि चाहे व्यक्तिगत रूप से कहिए
या सरकारी रूप से कहिए, इस समय भारत में सबसे बड़ा रोजगार का साधन अगर कोई है तो वह चुनाव है। चुनाव में और जो ये जनता तक अगर सुविधाएं पहुंच पाती तो वो पहुंचती है। तो यही काशीराम जी थे जिनका सबसे पहले कहना था कि हम तो चाहते हैं कि रोज चुनाव हो, रोज चुनाव होता रहे। और जब जब चुनाव हुआ है तब तब काशीराम जी को उनके जो बसपा को लाभ मिला है। उसी तरीके से आम आदमी पार्टी भी है, अपना चाहती कि रोज चुनाव हो। जब जब चुनाव हुआ है, अपना रीपोल हुआ है, उनको उसका लाभ मिला है। अब आज की तारीख में मायावती जी को कौन सा ऐसा ज्ञान चक्षु खुल गया कि वो उनके साथ खड़ी हो गई है वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर। तो ये पैसों को लेकर के, साधन को लेकर के, अपने सारे ये संवैधानिक संस्थाओं को लेकर के ये जो मोबिलाइज करने पर लगे हुए हैं, इसका कहीं कोई मतलब नहीं है। सच तो ये है कि चुनाव तो बार बार होना चाहिए। जनता के सामने सच बातें हैं कि रोज रोज चुनाव होना चाहिए। और जनता प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जनता का उसके निर्वाचित प्रतिनिधि से रोज का रोज डायलॉग हो, रोज की रोज मुलाकात हो। लेकिन हमारे यहाँ तो यह है कि अपना गुजरात से उड़ करके बनारस में आ जाएंगे, एक बार अपना यहाँ पर्चा भर के चले जाएंगे और अपना पैसों के बल पे, सरकारी मशीनरी के अपना बल पे जीत करके चले जाएंगे और फिर उसके बाद मुंह दिखाने नहीं आएंगे। यही स्थिति हर जगह होती है। तो अगर जनप्रतिनिधि को अगर यह पता हो जाए कि अब हमको 5 साल तक जनता से कोई मतलब नहीं है, तो खाली लूटपाट करेगा। आखिर जनप्रतिनिधि जनसेवक है ना, जनसेवक को तनख्वाह लेने की क्या जरूरत है। हम तो ये कहते हैं कि इस पर व्यापक चुनाव सुधार की आवश्यकता है। और चुनाव सुधार में सबसे पहले तो यह होना चाहिए कि आप बताइए कि आप जनसेवक हैं या आप सरकारी कर्मचारी हैं। आप हमारे कर्मचारी हैं। अगर आप कर्मचारी हैं तब तो आप तनख्वाह लीजिए। फिर आपकी उस तरीके से पारदर्शिता होनी चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। और अगर आप जनसेवक हैं तो पहले तो आप तनख्वाह लेना बंद कीजिए, आप पेंशन लेना बंद कीजिए, सारी चीजें इनको हटा दीजिए। हाँ, जन सुविधा, जितनी सार्वजनिक सुविधाएं हैं आप उसका उपभोग कीजिए, लोगों तक पहुंचने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, सारी व्यवस्था आप लीजिए। लेकिन ये तनख्वाह किस बात का, और इतना मोटा मोटा फंड आपका क्यों। जनप्रतिनिधि है तो जनप्रतिनिधि का सीधे सीधे जो योजनाएं हैं, योजनाओं को बनाने में, योजनाओं को लागू कराने में, अगर योजनाएं नहीं लागू हो पा रही तो उसके ऊपर दंडित करने में आप उनकी सहभागिता कीजिए। 100% आप सहभागिता कीजिए। जिस दिन ये हो जाएगा कि जनप्रतिनिधियों की ये जो लाभ लेना है उनको, अनुचित लाभ लोग लेते हैं, जिस दिन ये बंद हो जाएगा उस दिन आनंद तिवारी जैसा आदमी वहां जाकर के जनप्रतिनिधि बनेगा और जनता उसको चुनेगी। सीधी सी बात है कि जो आदमी करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करके वहां जाएगा तो वो क्यों वहां जाता है, सेवा के लिए जाता है, जनसेवा के लिए जाता है। इसका इन्होंने धंधा बना दिया है, व्यवसाय बना दिया है। और ये जो मोदी के नेतृत्व में धंधेबाजों का जो गैंग काम कर रहा है, ये सब उसकी मंशा है कि देश को, देश की संसदीय व्यवस्था को, हमारे लोकतंत्र को किस तरीके से धंधेबाजों के हाथ में केंद्रित कर दिया जाए। और कहा था कि ये डेमोक्रेसी है हमारी, वो कमजोर है और इसको और कमजोर करने की जो प्राथमिकता लगता है जो सत्ता पार्टी की है, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो जनता के मुद्दे हैं वो सामने ना आए, जिससे कि वो 5 साल की जब उनके जब हो जाएगा स्टेट्स में और सेंटर में, तो उनको जनता की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही हमारे देश की जो कमजोर डेमोक्रेसी है उसका सबसे बड़ा वो स्वरूप सामने है कि आज अकाउंटेबिलिटी नहीं रह गई है। और बाकी जो हमारे स्पीकर्स हैं सबने यही बात कही है कि अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। और अकाउंटेबिलिटी कमजोर डेमोक्रेसी में तभी आती है जबकि उनको नेताओं को जनता के सामने जाना पड़ता है, उनको सवाल के जवाब देने पड़ते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से डेमोक्रेसी और ध्वस्त हो जाएगी और जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो अपना इंटरेस्ट और आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जनता के सामने हमको जाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि ये बात क्यों वो कर रहे हैं। वो कह तो